नेपाल के पॉलिटिक्स में ना एक भूचाल सा आ गया। और इस भूचाल के सेंटर में एक ऐसा चेहरा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है एक देश की जिसने दशकों पुरानी पॉलिटिकल व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। और इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है एक शख्स से। ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। और ये एक लाइन इस बदलाव का स्केल बताने के लिए काफी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले बालेन शाह ने अपनी पहली ही जीत से नेपाल की राजनीति में खलबली मचा दी थी। चलिए इसे समझते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक राजनीतिक बगावत की पहली झलक थी। साल 2022 में बालेंद्र शाह ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों को सीधी चुनौती दी और शानदार जीत हासिल की। उन्हें लगभग 39% वोट मिले, जो उनके सबसे करीबी उम्मीदवार से कहीं ज्यादा थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है बालेन शाह जिन्होंने ये सब कर दिखाया? देखिए, बालेन कोई टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है। वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जिन्हें पता है कि सिस्टम कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। वो बालेन नाम से एक अंडरग्राउंड रैपर भी थे जो अपने गानों से करप्शन और सामाजिक मुद्दों पर सीधे सवाल उठाते थे। और हाँ, 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में भी शामिल किया। मेयर बनने के बाद उनका काम करने का अंदाज भी एकदम अलग था। जब शहर में कचरा उठना बंद हो गया तो उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। उन्होंने शहर का सारा कचरा उठाया और सीधे सड़क विभाग के ऑफिस के बाहर डंप करवा दिया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, या तो काम करो या फिर नतीजा भुगतो। देखिए, बालेन शाह का उदय कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये दशकों की राजनीतिक निराशा का नतीजा था। ये समझने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें उस सिस्टम को समझना होगा जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 13। साल 2008 में लोकतंत्र आने के बाद से 2025 तक, यानी सिर्फ 17 सालों में 13 प्रधानमंत्री बदले गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। दशकों से नेपाल की सत्ता पर बस दो बड़ी पार्टियों का कब्जा था, नेपाली कांग्रेस और CPN-UML। कहने को तो दोनों की विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन असल में उन्होंने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां वे बारी बारी से सत्ता में आते रहते थे और कोई असर बदलाव नहीं होता था। और इस सिस्टम का नतीजा क्या निकला? करप्शन। घोटालों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें सरकारी जमीन हड़पना, शरणार्थियों के नाम पर घोटाला और सोने की तस्करी तक शामिल है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कैंडल तो एक क्लासिक केस था, जहां एक बेकार एयरपोर्ट की लागत $74 मिलियन तक बढ़ा दी गई थी। तो कुल मिलाके बात यह थी कि जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, भ्रष्टाचार सिस्टम में कोई बग नहीं था, बल्कि वो खुद ही पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका था। और नेपाल के युवा जो ये सब देखते हुए बड़े हुए थे, अब इस सिस्टम से तंग आ चुके थे। और फिर 2025 में ये निराशा एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आग तब भड़की जब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। जेन-ज़ी की अगुवाई में पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन सरकार का रिएक्शन बहुत ही बेरहम था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चला दीं, जिसमें 77 युवाओं की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। और इसी माहौल में काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने एक ऐसा बयान दिया जो नेपाल की राजनीति में पहले कभी नहीं सुना गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा आतंकवादी कह दिया। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक सीधा आरोप था जिसने उन्हें इस आंदोलन का चेहरा बना दिया। कुछ ही दिनों बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ा। तो आंदोलन ने पुरानी व्यवस्था को तो तोड़ दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि इसकी जगह लेगा कौन। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इसका जवाब मिला 2026 के आम चुनाव में। बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP, जो सिर्फ 4 साल पुरानी थे, उसने एक तरफा जीत हासिल की। 275 में से 182 सीटें जीती, जबकि पुरानी दोनों बड़ी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये थी, बालेन शाह ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता, बल्कि उन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके KP शर्मा ओली को उन्हीं के गढ़ झापा 5 में लगभग 50,000 वोटों के भारी मार्जिन से हराया। ये वाकई एक युग का अंत था। इस जीत का एक और ऐतिहासिक मतलब था। बालेन शाह मधेश क्षेत्र से आने वाले नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। ये वो इलाका है जिसे हमेशा से काठमांडू की पॉलिटिक्स में नजरअंदाज किया जाता रहा।
तो ये सिर्फ एक जनरेशनल बदलाव नहीं बल्कि एक रीजनल बदलाव भी था। तो इस पूरी कहानी से क्या समझें? एक रैपर, एक इंजीनियर और एक मेयर आज दुनिया के सबसे नए लोकतंत्रों में से एक को चला रहा है। ये कहानी हमें कई चीजें बताती है। ये दिखाती है कि कैसे एक नई पीढ़ी ने लीडरशिप अपने हाथ में ली है, कैसे डिजिटल एक्टिविज्म जमीनी हकीकत बदल सकता है। ये करप्शन के खिलाफ एक बहुत मजबूत जनादेश है और इसने नेपाल की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन देखिए, चुनाव जीतना एक बात है और देश चलाना बिल्कुल दूसरी। बालिन शाह और उनकी पार्टी के सामने अब उम्मीदों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है और देश की अपनी गहरी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक देश जो अंदर से खोखला हो चुका था, क्या एक रैपर, एक इंजीनियर और एक पूरी पीढ़ी उसे फिर से खड़ा कर पाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही